तो इस लेक्चर से हमारा स्टार्ट हो रहा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। आई होप कि अभी तक जितने भी 16 लेक्चर आ चुके हैं उसमें आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारा 17th पार्ट है और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी पार्ट, जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जितने भी टेक्नोलॉजी है, मतलब बेसिक साइंस के जो एप्लीकेशन है या फिर अप्लाइड साइंस है, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं मोस्टली 4 से 5 लेक्चर में अगले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मेरे बारे में डिटेल आपको मालूम ही है और साथ में आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट और रेशनैलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, क्वेश्चनिंग माइंड, साथ में क्रेडिट सिस्टम का ध्यान में रखना है। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए मार्क करना है 1 to 25। बाकी चीजें मैंने आपको बता दिया, राइट। चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। वल्लाउल-बाचिया मेथड, उल-बाचिया मेथड 23 का क्वेश्चन है, इसलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया कि इज समटाइम टॉक्ड अबाउट विथ रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो उल-बाचिया मेथड क्या है? 4 स्टेट ऑप्शन है। पहला, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब मिल गया, पहला ही हमारा ऑप्शन। तो ऑप्शन ए जो है कि कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो से जो बीमारियां फैलती है उसको कंट्रोल करने को उल-बाचिया मेथड बोलते हैं। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि उल-बाचिया मेथड इज अ टेक्निक यूज्ड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोस सच एज डेंगू, जाइका और चिकनगुनिया। ये सब किससे होते हैं? मॉस्किटो से होते हैं। उल-बाचिया एक टाइप ऑफ बैक्टीरियम दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू मॉस्किटो टू रिड्यूस देयर एबिलिटी टू ट्रांसमिट दीज डिजीजेस एंड व्हेन मॉस्किटोज कैरिंग उल-बाचिया मेड विथ मॉस्किटो विदाउट उल-बाचिया, मतलब ये उल-बाचिया जो बैक्टीरिया है ना, उसको जब इंड्यूस कर दिया तो वो वाले मच्छर जिनके पास उल-बाचिया है मेट करते हैं उन वाले मॉस्किटो के साथ जिनके पास उल-बाचिया नहीं है। तो रिजल्टिंग एग्स डू नॉट हेच और प्रोड्यूस ऑफ स्प्रे। तो जो रिजल्टिंग एग्स है वो हेच नहीं करते, अब ऑफ स्प्रे प्रोड्यूस नहीं करते। इस तरीके से पॉपुलेशन ऑफ डिजीज कैरिंग मॉस्किटो रिड्यूस हो जाता। क्लियर एकदम अच्छे से? वेरी गुड। ये ध्यान में रखिएगा कि इसकी वजह से डेंगू, जाइका और चिकनगुनिया। और उल-बाचिया क्या है? एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो इंड्यूस कराने पे, मेट करने पे हिच नहीं करते, क्या? एग। नेक्स्ट, एरियल मेटाजीनोमिक्स, एरियल मेटाजीनोमिक्स बेस्ट रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 माफ कीजिएगा, 4 ऑप्शन फिर से। पहला, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो। इसका करेक्ट आंसर 1 ही है, लेकिन कैसे हमने किया समझिए ध्यान से जरूरी। एरियल मतलब एयर से रिलेटेड कुछ होगा और साथ में मेटाजीनोमिक्स। याद कीजिए मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताया था। एक क्या है उस तरीके में से नेम बेस्ड है ना, या फिर वर्डिंग, जो भी हमारा नेम है उसको अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें तो वहां से भी हमारा आंसर निकल सकता है अगर हमें कुछ भी ना पता। जैसे यहाँ पे देखो मेटाजीनोमिक्स है तो जीन आ रहा है ना, जीन्स, जीन का मतलब डीएनए से कुछ रिलेटेड है। तो जहां पे डीएनए मिले और एयर मिले तो उन सारे ऑप्शन को देखो। तो देखो पहला ऑप्शन मिल रहा और जेनेटिक मेकअप और एवियन स्पीसीज। यहाँ पे दूसरा माफ कीजिएगा, यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन वैसा ही मिल रहा, ठीक है। और तीसरा एयरबोर्न, लेकिन ब्लड सैंपल है, ऐसा तो है नहीं। अगला क्या है? प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, ये भी रिलेटेड नहीं है। सो एवरीबॉडी आप 50-50 पे पहुंच गए ए और डी ऑप्शन में। तो अगर और प्रिसाइज चला जाए तो जीन्स और एयर से रिलेटेड है तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप 50-50 पे भी पहुंच गए तो बड़ी बात है कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर मेथड ध्यान में रखना आपकी, मोस्ट ऑफ द टाइम में ठीक होता है। मैं ऑल द टाइम नहीं बोल रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रहा, ओके। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं 100% एक्यूरेसी के लिए कि aerial metagenomics refer to the collection and analysis of DNA samples from the air or aerosol। कहाँ से? एयर या एयरसोल से पार्टिकल प्रेजेंट इन स्पेसिफिक हैबिटेट, मतलब कोई स्पेसिफिक हैबिटेट में जो पार्टिकल है एयर के या फिर एयरसोल है उनको कलेक्ट करने को एरियल मेटाजीनोमिक्स बोलते हैं, सच दैट कि उनके जीन्स के बारे में हम पढ़ सके, है ना, जेनेटिक मटेरियल पढ़ सके, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक। नेक्स्ट, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब ध्यान समझिएगा, ये भी एक वर्डिंग वाला है ना, नॉमेनकल्चर वाला क्वेश्चन आ गया। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट फिर से 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला, स्टडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस स्पीसीज ऑफ फॉना, पता नहीं। स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यू, पता नहीं।
प्रमोटिंग क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर मालूम है, असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल इन अ पॉपुलेशन। अब एवरीबॉडी यहाँ पे चारों के चारों हमें पता ही नहीं चल रहा क्या है। इसको अगर ब्रेक डाउन भी करें है ना, तो डीएनए, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल, सैटेलाइट आपको मालूम है किसके लिए यूज होता है। तो इन चारों में से है ना, अगर देखा जाए तो किसी में भी नॉमेनकल्चर से भी एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा, राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट बोलता हूँ कि क्वेश्चन के बारे में हमें नॉलेज नहीं है और हमारा कोई कॉमन सेंस भी अप्लाई नहीं हो रहा उसमें। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। वैसे ही देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ये है, आप ध्यान में रखना। चलो एक्सप्लेनेशन से और इसको समझते हैं। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए आल्सो नोन एज शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, एसटीआरस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक टाइप ऑफ जेनेटिक मार्कर है। अब देखो यहाँ पे एक टाइप ऑफ जेनेटिक मार्कर है, इतना भी जान जाते तो ऑप्शन में आ जाते, लेकिन हमें तो माइक्रोसॉफ्ट सैटेलाइट डीएनए के बारे में कुछ भी अता पता नहीं चल रहा, राइट। दैट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए को है ना के रिपीटिंग सीक्वेंस को कंटेन करता है, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज इन जेनेटिक स्टडीज इंक्लूडिंग पॉपुलेशन जेनेटिक्स और phylogenetics analysis to study relationship among different species of fauna. Okay, microsatellites are highly polymorphic or vary in length due to differences in the number of repeat units. By analyzing the variation in microsatellite DNA sequences among individual or population, researcher can assess genetic diversity, population structure or evolutionary relationship within and between species. मतलब कि जितने भी fauna वाले स्पीसीज होते हैं ना, उनके इवोल्यूशन को हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रो सैटेलाइट डीएनए पढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको हम शॉर्ट टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं, एसटीआर। क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जेनेटिक मार्कर है जो रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए को कंटेन करता है। होपफुली आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट फिर से बताना है कौन सा करेक्ट है। कार्बन फाइबर आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। देखो कहीं ना कहीं तो यूज होता ही होगा, है ना। अब इसका निगेशन अगर आ जाता तो डिफिकल्ट हो जाता बताना, लेकिन ये जेनरिक टर्म है और पॉजिटिव टर्म है, दैट्स वाई करेक्ट। दूसरा, कार्बन फाइबर्स वंस यूज कांट बी रिसाइकिल। देखो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड आ गए, कैन नॉट बी रिसाइकिल, रिसाइकिल किया ही नहीं जा सकता एक बार यूज कर लिया तो, ये गलत है, एक्सट्रीम वर्ड है ना। वैसे भी अगर आपको जानकारी है तो आसानी से कर लोगे, नहीं है तो कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो पहला ही केवल करेक्ट हो गया, दूसरा गलत। देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि कार्बन फाइबर इज इंक्रीजिंगली सेलिब्रेटेड एज अ वंडर मटेरियल फॉर द क्लीन इकोनॉमी। इट्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ एंड लो वेट हैज हेल्प ड्राइव द विंड पावर रिवोल्यूशन एंड मेक प्लेन्स मोर फ्यूल एफिशिएंट। ऑटोमेकर्स आर आल्सो वेकिंग अप टू द materials potential to make lighter or more efficient vehicles। दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि कार्बन फाइबर कैन बी रिसाइकिल, दो डिफिकल्ट टू रिसाइकिल, डिफिकल्ट है रिसाइकिल करना, लेकिन फिर भी रिसाइकिल किया जा सकता है। सॉरी, there is need to divert carbon fiber from landfill. They could open the gates for use of recycled carbon fiber in cars, bikes, and dozen of other applications. They could also save a lot of energy since the production of virgin material is the most energy intensive part of the process. Recycled carbon fiber often end up in tennis rackets or golf clubs where low weight and the कैचेट ऑफ कार्बन फाइबर इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टेम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो उनके टेनिस रैकेट और गोल्फ क्लब में इस्तेमाल कर सकते हैं रिसाइकिल कार्बन को, क्योंकि उनका वेट लो होता है और स्ट्रेन ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी, डिटेंशन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर। तो फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर एवरीबॉडी है ना, किसमें किसमें यूज किया जा सकता है? तीन स्टेटमेंट। पहला, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। बिल्कुल सही है, मतलब जब भी कोई कार का कोलिजन क्रैश होता है तो जो एयरबैग उसमें होते हैं वो तुरंत के तुरंत खुल जाते हैं, प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज्यादा हार्म या फिर आपको बचाने के लिए वो एयरबैग तुरंत के तुरंत खुल जाते हैं। दूसरा, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, एक्सेलेरोमीटर का काम उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला,
Reduction of the tilt of the smartphone which result in the rotation of display between portrait और landscape mode, ये भी बिल्कुल है एक्सेलेरोमीटर का काम। तो एक्सेलेरोमीटर वो होता है everybody जो किसी भी डिवाइस के, है ना, एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, मतलब कि एक्सेलरेट कर रहा तो उसका ओरिएंटेशन चेंज करना, उसके हार्ड ड्राइव को बंद करना, है ना, या फिर एयर बैग को ओपन करना, ये सब के सब एप्लीकेशन है किसके, एक्सेलेरोमीटर के। तो बोला कि कितने फंक्शन है, मतलब कि तीनों में से कौन कौन से, तो सारे के सारे हैं, तो ऑप्शन सी मतलब 1 2 3 तीनों के तीनों हो जाएगा एवरीबॉडी। आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में कि पहले एक्सेलेरोमीटर समझो कि एक डिवाइस है जो मेजर करता है वाइब्रेशन या फिर एक्सेलरेशन या मोशन ऑफ अ स्ट्रक्चर। They have a transducer that convert mechanical force sorry माफ कीजिएगा caused by vibration or change in motion into an electric current using the piezoelectric effect। अब ये piezoelectric effect याद कीजिए, हम CGM वाली जो घड़ी होती है ना उसमें इस्तेमाल करते हैं। ओके, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जेनरिक चीजें है एवरीबॉडी, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, एकदम सिंपल सी चीज है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा, तीन स्टेटमेंट बोला, कितने करेक्ट है। पहला, बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। अब ध्यान से समझो, पहले तो बायोफिल्टर्स देखते हैं क्या होता है। देखो, बायोफिल्टर्स एक ऐसा डिवाइस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं या कल्चर्ड करते हैं, समझ रहे होगा। बायोफिल्टर्स वो होते हैं क्या, बायो मतलब लिविंग, फिल्टर्स का मतलब कि जो उन्हें फिल्टर करे। तो ऐसे डिवाइस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, है ना, कल्चर करते हैं और उनसे कोई स्पेसिफिक टास्क करवाते हैं, तो ये होता है बायोफिल्टर का डिफिनेशन या काम। पहला बोला प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, पता नहीं, रुक जाओ भाई। अगला, बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वाटर टू नाइट्रेट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका एक काम होता है अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। अगला, बायोफिल्टर्स इंक्रीज फास्फोरस एज न्यूट्रिएंट्स फॉर फिश इन द वाटर, नहीं, फास्फोरस को घटाना ना कि बढ़ाना, यहाँ पे उल्टा बोल दिया एवरीबॉडी। तो तीसरा नहीं हो सकता, पहले पे डाउट है, दूसरा होगा तो ओनली वन होगा या ओनली टू, इन दोनों में से कोई होगा। मैं तो ओनली वन की तरफ जाऊंगा, क्यों, क्योंकि पहला वाला मेरे को गलत लग रहा, क्योंकि बायोफिलर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इनका काम ये तो हुआ नहीं, है ना। बाकी एक्सप्लेनेशन में और एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, biological filters are devices to culture microorganisms that will perform a given task for us, ठीक है। Different type of organism will perform different tasks. Part of the art of designing or using biofilters is to create an environment that will promote the growth of the organism that are needed। जो हमें जरूरत है उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए ग्रो करने के लिए हम बायोफिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला गलत है। अब गलत क्यों है ये समझते हैं एकदम क्लियर वे में। For healthy or fast growth of aquatic species, fish feed need to be supplied on a regular basis। बिल्कुल सही बात है। This will in turn contaminate pond water due to presence of uneaten food material। बोल रहा कि जितना हम सप्लाई करेंगे उसमें से जो अनईटन मटेरियल है उसकी वजह से जो पॉन्ड या तालाब है या लेक है वो कंटामिनेट होगा, बिल्कुल होगा। फिश फीकल मटेरियल, ग्रोथ ऑफ एल्गी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी वजह से होगा। This contaminated water need to be treated, उसको निकालना जरूरी है। These are removed at the level of tank and system treatment zones, otherwise it would be detrimental to the efficiency of biofilter। Thus the statement is incorrect। मतलब ये बायोफिल्टर का काम नहीं है, अदरवाइज उनके लिए वो डेट्रीमेंटल या मतलब नुकसानदेह होगा। दूसरा सही है कि अमोनिया इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एक्वेरियम सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ बायोफिल्टर। क्या करते हैं बायोफिल्टर, अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, अभी हमने देखा है ना, ठीक है। कि these nitrifying bacteria consume ammonia or produce nitrite which is also toxic to fish। Other nitrifying bacteria in the biofilter consume nitrite or produce nitrate। मतलब नाइट्राइट क्या होता है, फिश के लिए टॉक्सिक होता है, दैट्स वाई उसको कंज्यूम करके बाकी जो बैक्टीरिया है उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। स्टेटमेंट तीसरा भी गलत है, क्यों, क्योंकि बायोफिल्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फास्फोरस, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा सी फाइट्स, है ना, ऑब्जेक्ट इन स्पेस और उसका डिस्क्रिप्शन। सी फाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस होते हैं, बिल्कुल नहीं। नेबुला, स्टार विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली, अरे ये बिल्कुल उल्टा दे दिया एवरीबॉडी। ये सी फाइट्स होते हैं और नेबुला होता है जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड
गैस इन स्पेस, तो मतलब कि पहला दूसरा तो हो नहीं सकता। तीसरा चेक कर लेते हैं। न्यूट्रॉन्स स्टार दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मासिव स्टार रन्स आउट ऑफ फ्यूल और कोलैप्स, बिल्कुल सही बात है, उसको पल्सर बोलते हैं। तो अब भी ध्यान में रखना आप कि पल्सर वो होते हैं, पल्सर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मासिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल और कोलैप्स। पहले दूसरे का आई होप को मैंने समझा दिया, तो ओनली वन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, सॉरी, ऑप्शन ए। हाँ, आप देख सकते हैं मैंने समझा ही दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इट ओन सैटेलाइट नेविगेशन। ऑस्ट्रेलिया के पास अपना खुद का है नहीं, कनाडा के पास नहीं, यूएसए का यूज करता, इसराइल के पास बिल्कुल नहीं, वो भी यूएसए का यूज करता, जापान बिल्कुल सही है ना, जापान के पास अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। क्या हमारे पास भी है क्या? बिल्कुल हमारे पास भी है, मतलब इंडिया के पास भी है। तो देख सकते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक जनरल टर्म डिस्क्राइबिंग एनी सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन दैट प्रोवाइड्स पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज ऑन अ ग्लोबल और रीजनल बेसिस, ठीक है। बस ये सिंपल सी चीजें हैं, और ठीक है, आप पढ़ लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी, बोला बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड। ओहो, बैलिस्टिक नहीं, ये क्रूज मिसाइल होता है एवरीबॉडी। कौन सा? क्रूज मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड, बैलिस्टिक वाले नहीं होते। तो ये पहला गलत हो गया, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे पूरा पूरा। Throughout their fights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of fight। देखो ये जस्ट उल्टा दिया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा, अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल नहीं, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, यहाँ पे गलत हुआ। जबकि ब्रह्मोस जो है एक सॉलिड फ्यूल इंटरकनेक्ट कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी गलत, तो नाइदर वन नाइदर टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस जो है एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसा है? क्रूज मिसाइल है। ओके एवरीबॉडी, एकदम सही है। बाकी स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि क्रूज मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, है ना। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल, मतलब कि जब वो टेक ऑफ करता है ना, नीचे से ऊपर जाता है, तभी वो क्या करते हैं, रॉकेट पावर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। देखो सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस यूज करने के लिए उसको शॉर्ट फॉर्म में सास बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट है? पहला, सॉफ्टवेयर एज सर्विस बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेरेंस एंड कैन चेंज डेटा। बिल्कुल, SaaS यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस, एकदम लॉगिन करके, है ना, एक्सेस कर सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल और याहू, ये सब के सब फॉर्म ऑफ SaaS है। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है एवरीबॉडी। क्या है? जैसे कि हॉटमेल क्या है? सॉफ्टवेयर है एज ए सर्विस, तो हम इसको यूज करते हैं इस पे अकाउंट बनाने के लिए, एक्सेस करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, बोलो हाँ ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और कहीं से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं लॉगिन करके, और ये सारे उसके एग्जाम्पल है। तो 1 2 3 तीनों के तीनों हो जाएगा। आप चाहो तो इसको एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, सारा कुछ समझाई दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। बोला कि विच ऑफ द एबव आर कंसीडर कम्युनिकेशन शॉर्ट रेंज डिवाइसेस। देखो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस का मतलब ये हुआ कि शॉर्ट रेंज, नाम से ही लग रहा है कि छोटे डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्लोज सर्किट टेलीविजन करते हैं क्या? बिल्कुल। रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये भी वैन, द लैन मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसको लैन बोलते हैं एवरीबॉडी। तो इसको भी शॉर्ट रेंज डिवाइसेस होती है, तीनों के तीनों शॉर्ट रेंज है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब शॉर्ट रेंज डिवाइसेस क्या होती है पूरा अच्छे से जानते हैं। रेडियो डिवाइस दैट ऑफर अ लो रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस विद अदर रेडियो सर्विसेज, ठीक है, यूजुअली बिकॉज देयर ट्रांसमिटेड पावर और हेंस देयर रेंज इज लो। उनका रेंज लो है, ट्रांसमिटेड पावर भी लो है, इसलिए इंटरफेरेंस का खतरा या चांसेस बहुत कम होते हैं। द definition short range devices may be applied to many different type of wireless equipment including various form of एक्सेस कंट्रोल इंक्लूडिंग डोर और गेट ओपनर। याद करो जब होटल वगैरह में है ना, बहुत सारा वो की होता है, की क्या करता है, जब उसको दरवाजे के पास लाते हो तो एक्सेस कर देता है, मतलब उसको ओपन कर देता है। तो वो भी एक एग्जांपल हो गया किसका? शॉर्ट रेंज डिवाइसेस का। दूसरा, अलार्म और मूवमेंट डिटेक्टर्स, क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी, है ना, और उसके साथ वायरलेस ऑडियो डिवाइसेस इंक्लूडिंग वायरलेस माइक्रोफोन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, लोकल एरिया नेटवर्क, मेडिकल इम्प्लांट्स, मीटरिंग डिवाइस, ये सारी की सारी क्या है एवरीबॉडी? शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के एग्जांपल है। आप चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बायोफिल्म, अभी ऊपर बायोफिल्टर्स पढ़ा है एवरीबॉडी। ये क्या है? बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू।
कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू के अंदर, ठीक है, बन सकता है। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड और फूड प्रोसेसिंग सरफेस, ठीक है। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये भी ठीक है। देखो बायोफिल्म का, अब इसको ब्रेक करके देखो, बायो का मतलब लिविंग थिंग्स और फिल्म्स का मतलब आप समझते हो एक लेयर, है ना। तो लिविंग थिंग्स का एक लेयर क्या क्या हो सकता है इन तीनों में से? तीनों, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बायोफिल्म्स क्या है? कलेक्टिव of one or more type of microorganism that can grow on many different surfaces. Microorganisms that form biofilms include bacteria, fungi और protists। ठीक, पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे टाइम में 2022 में और 2021 में जितने भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आए थे ना, लोगों का कहना था कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो ऑप्शन डी मार दो, है ना। ऑप्शन डी मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऑप्शन डी मतलब ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होता है। उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एवरीबॉडी उस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी था, इसलिए सबका यही कहना था कि अगर कुछ नहीं आता साइंस इनटेक में तो ऑप्शन डी मार दो। नहीं एवरीबॉडी, आपको अपना यूज करना है कॉमन सेंस, बिकॉज योर कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। टू अप्लाई दैट कॉमन सेंस यू नीड सम बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइक स्टार्टिंग में जो मैंने 10 आपको बताया था ना कि नॉमिन कल्चर के बेसिस पे आप कर सकते हो क्वेश्चन को, अगर नहीं आ रहा तो। साथ में मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन टेक्निक, उसके बाद वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 10 हमने सीखे थे, है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट है या निगेशन है या एक्सट्रीम वर्ड है या फिर जेनरिक वर्ड है, इस तरीके से कितने सारे टाइप के हमने छोटी छोटी चीजें सीखी थी यूपीएससी के पीवाईक्यू को लेकर। तो उन सबको अगर आप अप्लाई करते हो तो ऑब्वियस है बहुत ज्यादा चांसेस है, ना कि आप ऐसे ही रैंडम, है ना, आंख बंद करके ऑप्शन डी मारे जा रहे हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग। पहला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन एंड नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग एमआरएनए प्लेटफॉर्म। तो देखो यहाँ पे गलत हो गया कि उसने, सही बात है कोविशील्ड प्रोड्यूस किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, लेकिन एमआरएनए यूज करके नहीं, वेक्टर, है ना, वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज किया था, जिसमें उसको कोविड वायरस को, है ना, इनएक्टिव करके मार के, है ना, फिर उसको इंसर्ट किया था। मतलब कि थोड़ा बहुत जिंदा है ना, मतलब उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि बॉडी में जाके वो हार्म कर सकता है। तो वो वेक्टर प्लेटफॉर्म टाइप का था, ना कि एमआरएनए बेसिक। तो पहला गलत। दूसरा, स्पुतनिक 5 जो मतलब रसिया की थी, वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ठीक। कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिव पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, बिल्कुल सही है। तो इनएक्टिव का मतलब ये हो गया एवरीबॉडी कि उस पर्टिकुलर, है ना, वायरस को, जिसको भी जिसके खिलाफ वैक्सीन डेवलप करना है, उसको इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और बॉडी जो है जैसे फॉरेन पार्टिकल देखती है तो काम करना स्टार्ट कर देती है, क्या करने के लिए? उसका एंटीबॉडीज बनाने के लिए। और जब तक दूसरा अटैक होता है तब तक एंटीबॉडीज बन के तैयार हो जाती है, तो हम इम्यून हो जाते हैं उस पर्टिकुलर वायरस के लिए। तो भी बिल्कुल ठीक, दूसरा भी ठीक। दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो देख सकते हैं आप, द वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म यूज करके बनाया गया क्या? कोविशील्ड, ठीक है, ना कि एमआरएनए प्लेटफॉर्म। ये वाला आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। चलो, ये थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं है, इसका बहुत पुराना है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब आने के चांसेस बहुत कम है उसका। नेक्स्ट, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म सोलर फ्लेयर रीचेज द अर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट पॉसिबल इफेक्ट ऑन अर्थ? अब देखो ये सारे के सारे, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि सबके मतलब आंख बंद करके आपको डी डी नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो ऑब्वियस है गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसी के बेसिस पे आपने डी तो इसका नहीं मारा ना। वेरी गुड, इसका डी ऑप्शन नहीं होगा। कौन कौन सा होगा समझो। बोला अगर मेजर सोलर स्टॉर्म सोलर फ्लेयर जिसको बोलते हैं ना, रीचेज द अर्थ, अगर अर्थ पे पहुंचते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट ऑन अर्थ? पहला है जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सोलर फ्लेयर क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं जो हमारे जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं मेजर स्केल पे। ओके, सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। देखो सुनामी के लिए आपको पता ही होगा, बेसिक आपने जियोग्राफी अगर पढ़ा है, कि सुनामी आने के लिए जरूरी है अर्थक्वेक है। क्या है? अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आता है तब जाके सुनामी आती है, अर्थक्वेक के बिना सुनामी नहीं आती, इसलिए दूसरा नहीं हो सकता। देखो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, आंसर आ गया हमारा सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखो दूसरा तो हमने जान लिया नहीं होगा, तीसरा चौथा होगा, पांचवा भी नहीं होगा। पांचवा क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट। अब फॉरेस्ट फायर, अब देखो यहाँ पे सोलर फ्लेयर आ रहा है everybody, है ना।
अब ये फॉरेस्ट फायर का सोलर फ्लेयर से क्या ही काम। हाँ, सोलर फ्लेयर में ऑब्वियस बहुत ज्यादा हीट होती है, एनर्जी होती है, लेकिन हमें पता है कि हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है तो किधर चले जाते हैं, पोल की तरफ चले जाते हैं मोस्ट ऑफ द सोलर फ्लेयर। तो इसलिए फॉरेस्ट फायर टू कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए पांचवा गलत, दूसरा गलत, हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन से। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, है ना, कि सारे के सारे पॉसिबल है, लेकिन पांचवा पॉसिबल और दूसरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एवरीवन। वो लागे विथ रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट है। पहला, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। बिल्कुल, नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं? वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, सॉरी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। किसके? फिजिकल एसेट के। कोई फिजिकल एसेट है, उसको आपने डिजिटली कन्वर्ट कर दिया, तो डिजिटली जिस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे फिजिकल एसेट को, उसको हम नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। बिल्कुल, they can be traded or exchanged at an equivalency or therefore can be used as a medium of commercial transaction। कमर्शियल ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ है एवरीबॉडी, तो उसको लेकर आप किसी और को, है ना, एज ए करेंसी इस्तेमाल कर सकते हो उसको, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मान लो कि कोई भी फिजिकल एसेट है, मान लो कि फिजिकल एसेट में आप ले लेते हैं किसी की पेंटिंग ले लेते हैं, ठीक है, तो फिजिकल एसेट हो गया पेंटिंग। अब किसी के पास शूज है फिजिकल एसेट में, तो पेंटिंग को शूज से तो है ना एक्सचेंज कर नहीं सकते, मीडियम ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन तो होगा नहीं, समझ रहे हो क्या? या फिर इक्वल वैल्यू पे और ट्रेड और एक्सचेंज तो कर नहीं सकते, राइट? वहां पे हो गया, इसको एक वर्ड बोलते हैं चांसेस ऑफ को इंसिडेंट, या फिर ऐसा कि मतलब दोनों को जरूरत हो उस टाइम पे तभी ट्रेड कर सकते, जो बार्टर सिस्टम में अपन करते थे। तो एवरीबॉडी, इसलिए तीसरा नहीं होगा, पहला और दूसरा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज जिसको बोलते हैं, आर क्रिप्टोग्राफिक असेट ऑन अ ब्लॉकचेन विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स और मेटा डेटा दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर। स्टेटमेंट वन बिल्कुल करेक्ट है। Anything that can be converted into a digital form can be an NFT. Everything from your drawing, photos, video, GIF, music, in games, it's सारे के सारे आइटम, सेल्फी, even a tweet can also turn into NFTs, which can then be traded online using cryptocurrency. यहाँ एक यूनिट डिजिटल एसेट दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ रियल वर्ल्ड आइटम लाइक आर्ट, वीडियो, क्लिप, म्यूजिक और मोर। ठीक है, आगे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि NFTs आर क्रिप्टोग्राफिक एसेट ऑन अ ब्लॉकचेन विथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स और मेटा डेटा दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम देम फ्रॉम ईच अदर। तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जैसा कि क्रिप्टो करेंसी में होता है, उससे अलग दे कांट बी ट्रेडेड और एक्सचेंजेड एट इक्विवेलेंसी। दिस डिफर फ्रॉम फंजिबल टोकन्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड देयरफॉर कैन सर्व एज अ मीडियम फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन। देखो, क्रिप्टो करेंसी जो है कि सिमिलर होते हैं ईच अदर से, दैट्स वाई वो हम यूज कर सकते हैं क्या कि मीडियम फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन। लेकिन यहाँ पे तो ये सारे के सारे एनएफटीज अलग अलग हैं, दैट्स वाई इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो अपन ऊपर डिस्कस किए। नेक्स्ट, डीएनए बार कोडिंग कैन बी टूल टू एसेस द एज ऑफ द प्लांट और एनिमल। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि एज को एसेस करने के लिए हम कार्बन डेटिंग करते हैं। क्या करते हैं एवरीबॉडी? कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक मेथड है किसी भी प्लांट का, एनिमल का क्या करना, एसेस, एज को निकालना, एसेस करना। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो पहला हो नहीं सकता। ए गया, सी गया, बच्चे कौन सा? बी और डी। तो देखो तीन तो दोनों में है। दूसरा देख लेते हैं, डिस्टिंग्विश अमॉन्ग स्पीसीज दैट लुक अलाइक। बिल्कुल, जो एक जैसे दिखते हैं उनके बीच में अंतर करना डीएनए बारकोडिंग से कर सकते हैं। बोलो हाँ ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो तीसरा तो होगा ही होगा, तो आंसर हो गया दूसरा तीसरा। लेकिन तीसरा भी हम अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ेंगे कि आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल ऑफ और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, दूसरा और तीसरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए बारकोडिंग। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि डीएनए बारकोडिंग is molecular technology that allows the identification of any biological species by amplifying sequencing and querying the information from genes, genic and intergenic standardized target region belonging to the एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। वाह वाह वाह, कितने खतरनाक खतरनाक वर्ड आपने अभी अब पढ़ लिया। अब ध्यान में रखना आपको डीएनए बारकोडिंग क्या होता है। ठीक है, डीएनए बारकोडिंग का मतलब ये हुआ कि हर किसी का जो डीएनए होता है एवरीबॉडी, उसमें जो सीक्वेंस होता है ना, वो अलग अलग होता है।
तो उसके बेसिस पे हम जान सकते हैं कि कौन मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसी को इस्तेमाल करके ऊपर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप कि सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एकदम आसान क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेक्ट विच द वर्ड क्यूबिट इज मेंशन। आपको पता है क्यूबिट किसके लिए इस्तेमाल होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। अच्छा, देख लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। एवरीबॉडी समझो ध्यान से। पहले हम क्या करते थे? 0 और 1 यूज करते थे, ठीक है, किसमें? कंप्यूटर में, है ना। 0 और 1 दो ही इनपुट था हमारे पास। लेकिन क्यूबिट जो है वो बताता है कि नहीं, ये दो ही स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत सारे स्टेट एग्जिस्ट करते। मतलब एक कॉइन ले लिया, तो कॉइन का मान लो हेड आया तो 1, टेल आया तो 0। क्या यही दो पॉसिबिलिटी है? नहीं, कॉइन जो है किसी पर्टिकुलर रेंडम स्टेट में अगर हम देखते हैं तो इतने एंगल पे भी हो सकता है, इतने एंगल पे भी हो सकता है, इतने एंगल पे भी हो सकता है, इतने एंगल पे भी हो सकता है। कहने का मतलब बहुत सारे स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन स्टेट। बोलो है ना। तो इसलिए क्यूबिट क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। आई होप कि आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। क्यूबिट एक जो है बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन। जैसे वहां पे क्या था? 0 या 1 था ना, वैसे यहाँ पे क्यूबिट है। स्टोर मल्टीपल वैल्यू एट वंस ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्यूबिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल बिट्स। क्या? 0 और 1, है ना, उनको बिट्स बोलते हैं, यहाँ क्यूबिट्स है। कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन सुपरपोजिशन स्टेट्स, बी सब्जेक्टेड टू इनकम्पेटिबल मेजरमेंट और इवन बी इंटेंगल। इंटेंगल का मतलब क्या होता है? देखो, क्वांटम इंटेंगलमेंट एक और कॉन्सेप्ट है कि दो चीजें हैं, अगर दोनों एक दूसरे से क्वांटम इंटेंगल्ड है ना, यहाँ पे हेड है तो अगले वाले पे टेल होगा, यहाँ पे टेल है तो अगले वाले पे हेड होगा, मतलब कि जस्ट अपोजिट होगा और सेम टाइम पे होगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैटर नहीं करता कितना दूर है, चाहे हजारों लाइट ईयर दूर हो, फिर भी अगर एक क्वांटम इंटेंगलमेंट मतलब एक दूसरे से इंटेंगल्ड है तो सॉरी, तो एक में जो चीज दिखेगा उसका जस्ट अपोजिट दूसरे में दिखेगा, इसी को क्वांटम इंटेंगलमेंट बोलते हैं। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है एवरीबॉडी कि ये चारों के चारों हैं। विच ऑफ द सोर्स ऑफ डिजिटल, है ना, विच वन ऑफ द अबव आर बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझने के लिए पहले इसका करेक्ट आंसर देख लो कि चारों के चारों है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चारों के चारों बने। आरोग्य सेतु बिल्ड यूजिंग ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एज पर मैटी ओपन सोर्स पॉलिसी। वुविन भी है, डिजी लॉकर भी है, दीक्षा भी है। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि उसका जो सोर्स कोड है वो दूसरे भी डेवलपर है ना या यूजर देख सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, तो चारों के चारों ओपन सोर्स पे बने हुए हैं, बस आपको ध्यान में रखना है सच दैट आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप बता पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म दैट अलाउ एक्सेस टू देयर सोर्स कोड टू एनी यूजर और फ्री डेवलपर। They are based on the principle of open exchange, collaborative participation, transparency, meritocracy, or community-oriented development. Open source digital platform can be used for various purposes, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवलप मशीन लर्निंग और मेनी मोर एप्लीकेशन। क्या है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का के बारे में। नेक्स्ट, विद रिफरेंस टू वेब 3.0, याद कीजिए वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 अभी चल रहा है ना, कब? 2022 में। तो बोला फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करो। पहला, वेब 3.0 या 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। बिल्कुल सही बात है, क्या पोस्ट करना है क्या नहीं करना है ना, और इस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना है नहीं करना है, वो सब हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगला, इन वेब 3.0 वर्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल मीडिया। बिल्कुल सही बात है कि ब्लॉकचेन बेसिस है ना सोशल मीडिया हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रेदर देन अ कॉर्पोरेशन। एकदम सही बात है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चाहो तो इसको आप देख सकते हो, एकदम सिंपल सी बात है कि वेब 3.0 इज एन आइडिया फॉर अ न्यू इटरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब WWW that incorporates concepts such as decentralization, blockchain technology और token based economy। पहला सही है, enable people to control their own data और protect their own privacy। दूसरा भी ठीक है कि blockchain based social networking that reward user for content creation और distribution। तीसरा भी सही है कि user collectively rather than a corporation। ठीक है, क्या उसका मालिकाना हक किस पे है? कलेक्टिव पे है, सब पे है, ऐसा नहीं कोई एक इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है। ठीक, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बियॉन्ड द फ्रिक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक्ड इन मीडिया। देखो ये 22 में
के अराउंड ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में था, है ना। तो ये क्या है समझते हैं। अ हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन स्पेस, ये चीज नहीं, ये नहीं है। तो सारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बन रहा है ऑलरेडी, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन सी जो है बोल रहा, अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ, ये बिल्कुल ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। क्या करना है इसका, बस ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि ये 22 का है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, तो आई डोंट थिंक कि उतना रिलेवेंट है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे कि आखिर है क्या। क्यों? क्योंकि PYQ है ना, है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम FOBS is a warhead delivery system that uses a low Earth orbit towards its target destination. आगे बोला, जस्ट बिफोर रीचिंग द टारगेट इट deorbits थ्रू अ रेट्रोग्रेड इंजन बर्न। वाह वाह वाह, इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड आ रहे हैं। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे, डोंट वरी। FOBS was first developed by the Soviet Union in 1960s as a nuclear weapon delivery system. It was one of the first Soviet effort to use space to deliver nuclear weapons. In August 2021, the People's Republic of China tested a weapon that combines a FOBS with a hypersonic glide vehicle. Okay. अब रेट्रो इंजन का समझने से पहले ये देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ FOBS। एडवांटेज की बात करें तो नो रेंज लिमिट है, कहीं तक भी जा सकता है, कितना भी दूर टारगेट कर सकता है। डिसएडवांटेज, वेरी कॉम्प्लेक्स टू डेवलप और डिप्लॉय, है ना। फ्लाइट पाथ वुड नॉट रिवील द टारगेट लोकेशन, मतलब फ्लाइट पाथ जो है टारगेट लोकेशन को रिवील नहीं करेगा। वल्नरेबल टू अटैक बाय एंटी सैटेलाइट वेपन्स, ये है डिसएडवांटेज। Warhead could be directed to North America over the South Pole, evading detection by NORAD's north-facing early warning system. क्या? North-facing early warning system violates the Outer Space Treaty, which prohibits the placement of weapons of mass destruction in orbit. Okay. So everybody, I hope ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने ऊपर बोला आपको कि रेट्रोग्रेड इंजन बर्न क्या है समझते हैं। रेट्रोग्रेड इंजन बर्न एक मैनूवर है जिसमें स्पेसक्राफ्ट फायर इट्स इंजन टू स्लो डाउन और मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट ट्रेवल। ठीक है, स्लो डाउन और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैनूवर। दिस कैन बी डन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, जैसे कि इंटर ऑर्बिट अराउंड अ प्लेनेटरी बॉडी, टू रेंडवस विथ अनदर स्पेसक्राफ्ट और टू डी ऑर्बिट अ स्पेसक्राफ्ट। तो इतना सारा कुछ डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप ये जानते रहो कि होता क्या है। ठीक है, सच डेट कि अगर ऐसा पूछ लिया कि रेट्रो इंजन बर्न क्या होता है बताओ, तो आप बता पाओ ऑप्शन देखकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला तो गया, है ना। अगला, नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक। ठीक है, नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच इंटर द इन्वायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन, ये भी ठीक है। दूसरा तीसरा जेनरिक टर्म है और एकदम सही है, और एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और कर लिया है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे नहीं, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसी पूरे सीरीज में हमने इस क्वेश्चन को किया है, किसमें, बेसिक साइंस वाले किसी लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। पोलर कोड क्या है डिस्क्राइब करो, बताना है। कौन डिस्क्राइब करता है? 2022 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ध्यान में रखो आप। क्या पोलर कोड किससे रिलेटेड? ठीक, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विथ रेफरेंस टू पॉलीएथाइलिन टेट्राफलेट, ये याद कीजिए पेट, PET, है ना, या फिर PETET ऐसे करके, पॉलीएथाइलिन टेट्राफलेट, इसके रिगार्डिंग बोल रहा है कि 3 स्टेटमेंट है। इट फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल और कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, देखो मैंने आपको समझाया था, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हमने स्टैटिक में किया है, मतलब बेसिक साइंस में। अब उसको को कैसे करवाया था, कॉमन सेंस के बेसिस पे बोला, कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। अब ध्यान से, सारे के सारे अल्कोहलिक बेवरेज को हमने उसमें डाल के चेक तो किया नहीं होगा, है कि नहीं। कोई ना कोई अल्कोहलिक बेवरेज दिक्कत किया होगा, इसलिए अल्कोहल का स्पेसिफिकली मेंशन है, तो इसलिए इसके गलत होने के 99% चांस है। तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे को हटाओ, बचा कौन सा? ऑप्शन ए या फिर सी। ए तो होगा ही, मतलब पहला तो होगा। आप देखो उसमें ए और सी में तीसरा और चौथा है, देख लेते हैं। बोटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल इनटू अदर प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। आर्टिफिशियल मेड ऑफ इट कैन बी इजिली ड्रॉप डिस्पोज ऑफ बाय इन
इंसिनेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एक्सट्रीम वर्ड हो गया। चौथा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कुछ ना निकले ग्रीन हाउस गैस, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो गया एवरीबॉडी। और वैसे पीईटी क्या है? अब देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल में जनरली लिखा रहता है पीईटी, वो किसका बना होता है? वो बना होता है पॉलीइथाइलिन टेरिफ्लेट का, ठीक है, तो उसको पीईटी बॉटल बोलते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले किया है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, आपको रिवाइज करवा दिया कि कैसे अप्रोच करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन को। नेक्स्ट, passing on mitochondrial disease from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg। यह पढ़ने पे आपको लगेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, है ना, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला, अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। देखो इंटायरली बोल दिया, आप बोलोगे आप सर कि ये तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया, इसको तो गलत होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये भी करेक्ट है एवरीबॉडी। सच में सारे का मतलब कि चाइल्ड जो है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो है उसको मदर से ही आता है। क्यों? क्योंकि जब एक फर्टिलाइज होता है तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मदर की साइड से होता है, इसलिए वो जो बीमारी कंटेन करता है वो बच्चे में भी आ जाता है, इसलिए उसको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हो जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए एवरीबॉडी हम क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसमें मदर के माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, रिमूव करके दूसरे का एक हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया इंट्रोड्यूस करते हैं। सो एवरीबॉडी, पहला भी सही दूसरा भी सही, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। मैंने बताया ना आपको कि जितने भी ट्रिक हैं, जितने भी कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, जरूरी नहीं कि हर बार, है ना, 100% एक्यूरेट हो, कभी कभार वो फेल हो जाती है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि अगर आप इंटायरली एक्सट्रीम वर्ड देखकर इसको मार्क करते तो ये गलत हो जाता। ओके, तो इसका दोनों के दोनों सही है, आप चाहो तो एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना। ऑलरेडी हमें पता है। अब प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, इस चीज को ध्यान में रखना क्या है कि मदर एग इज फर्स्ट फर्टिलाइज विद स्पर्म विच प्रोड्यूस अ जाइगोट, ठीक है। तो उसके बाद प्रो न्यूक्लियाई ऑफ द एग एंड स्पर्म आर देन रिमूव्ड फ्रॉम द जाइगोट और इंसर्टेड इनटू अ डोनर एग दैट हैज बीन फर्टिलाइज्ड एंड हैज इट्स ओन न्यूक्लियस रिमूव। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि मदर का एग लिया, है ना, फादर का स्पर्म लिया, दोनों को मिक्स किया, है ना। अब उसके बाद क्या किया? उसमें से रिमूव कर दिया, then remove from the zygote or inserted into a donor egg that has been fertilized or has its own nucleus removed। उसका न्यूक्लियस रिमूव किया गया है, किसका? डोनर एग का। अब उसमें जाइगोट डिराइव फ्रॉम द डोनर एग इज देन इम्प्लांटेड इनटू द मदर यूट्रस। अब उसको हमने मदर के यूट्रस में रख दिया सो दैट इट वर्क्स बिफोर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ वुमेन, ठीक। चल दूसरा, बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी आर मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ। देखो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है? डेवलपिंग जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के रिगार्डिंग है, बोल 1 बोल 2, है ना, बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2, ठीक। इसको आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए उतना डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन फिर भी आपको देखना है। ओके, सो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। आई नो कि थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा हो गया, लेकिन आई होप की क्लैरिटी भी आपको आई होगी हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके लिए, आज है, है ही नहीं है तो लास्ट में एवरीबॉडी क्या बोला कि गुलजार साहब बोलते हैं कि कुछ जख्मों की उम्र नहीं होती गुलजार, वक्त के साथ अक्सर गहरे हो जाते हैं। तो होपफुली आपका अपना लक्ष्य प्राप्ति का जो गोल है, जो जख्म है, वो जो है और बेहतर होता जा रहा है, सच दैट क्या बड़े गोल को, बड़े ऊंचाई को पाओ जल्दी से जल्दी। यही शुभकामनाओं के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।